प्यारे बच्चों, अपने कंसंट्रेशन टर्म्स वाले टॉपिक में कल हमने पढ़ लिया था। एक तो परसेंटेज, वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। और उसके बाद हमने पढ़ा था ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर कंसंट्रेशन। फिर पढ़ लिया था हमने मोलैरिटी, एक पढ़ लिया था पीपीएम कंसंट्रेशन, पीपीएम कंसंट्रेशन। एक पढ़ लिया था हमने मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी, ये चीज़ हमने अपने कल वाले लेक्चर में पढ़ ली थी। आज जो इम्पोर्टेंट टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म वाले टॉपिक में, वो है नॉर्मेलिटी। 3 टर्म और हमारी इसकी बच रही थी। एक है नॉर्मेलिटी, दूसरी है मोलैलिटी और तीसरी है मोल फ्रैक्शन। ये 3 टर्म्स आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो इनमें से पहली वाली टर्म जो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का मतलब है किसी भी विलियन के 1 लीटर में किसी पदार्थ के, किसी भी सब्सटेंस के जितने ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम तुल्यांक घुले हों, वो संख्या उस विलियन की नॉर्मेलिटी कहलाती है। फॉर्मूला हम क्या लिख देंगे, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या। ये भी मैं समझाऊंगा ग्राम तुल्यांक क्या है, घबराने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अपॉन विलियन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का आयतन, और ये काय में लेना है, लीटर में। ये ध्यान रखना है यूनिट का, ये लीटर में लेंगे क्योंकि डेफिनेशन है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलियन की नॉर्मलिटी या नॉर्मलता कहलाती है। तो इसमें एक जो टर्म आपको परेशान कर रही है वो है ग्राम तुल्यांक या ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम तुल्यांक हम कहते हैं, जैसे हम मोल निकालते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। किसी भी पदार्थ के भार को उसके अणुभार से अगर भाग कर दें तो मोल बन जाता है। इसी तरह अगर किसी पदार्थ के भार को ग्राम इक्विवेलेंट किसे कहेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हिंदी में लिखूं तो भार या द्रव्यमान। यद्यपि भार और द्रव्यमान अलग अलग राशियां हैं, लेकिन सामान्यतः रसायन विज्ञान में हम इनको एक ही रूप में कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं उसका भी एक कारण है, क्योंकि हम ये मानते हैं, मान लीजिए हम किसी चीज़ का तुल्यांकी भार या ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो जिस लैब में हम निकाल रहे हैं वहाँ जी की वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण का मान सेम होगा। और भार क्या होता है, भार कहते हैं W इज इक्वल्स टू एम इंटू जी, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान निश्चित होगा किसी विशेष स्थान के लिए, इसलिए वहाँ जो द्रव्यमान होगा वही भार भी होगा, इसलिए हम द्रव्यमान की जगह भार ले लेते हैं। चलिए, ये दूसरी चीज बिंदु आ गया था।
मेन चीज़ है कि ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम तुल्यांक किसे कहेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। किसी भी पदार्थ का दिया गया भार को उसके तुल्यांकी भार से भाग करने पर जो प्राप्त होगा हमें, उसको हम उसका ग्राम तुल्यांक कहेंगे। जैसे अच्छा, इसमें फिर एक चीज़, अब ये तुल्यांकी भार आया, अधिकतर बच्चों को ये भी नहीं पता होगा तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। तो यह तुल्यांकी भार निकालने के लिए, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, इक्विवेलेंट वेट का मतलब है तुल्यांकी भार। अधिकतर हमारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं तो भाई तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या सूत्र है? किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार उसकी मात्रा या भार या मात्रा अर्थात द्रव्यमान बटे किससे भाग कर देंगे हम? n फैक्टर से। अब यहाँ जो ये n फैक्टर है, ये n फैक्टर का बहुत लॉन्ग रेंज है, ये कई चीज़ों को प्रदर्शित करेगा। मैं ज़रा सेट कर लूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। n फैक्टर, NF से हम इसे प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब है अगर हमारे पास कोई अम्ल है, एसिड है, तो अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता यानी बेसिसिटी ऑफ अ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी को प्रदर्शित करेगा। अगर क्षार है तो क्षार की अम्लीयता को प्रदर्शित करेगा, एसिडिटी को। ये ध्यान रखेंगे, क्षार की अम्लीयता होती है और अम्ल की क्षारकता होती है। तो क्षार की अम्लीयता को, एसिडिटी को, एसिस, और अम्ल की क्षारकता को। इसी तरह अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे? जो दूसरों का ऑक्सीकरण करता है और अपना अपचयन, तो उसमें लिए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को, रिड्यूसिंग एजेंट है तो पृथक किए गए या दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को। अगर कोई आयन है तो आयन के आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को, आदि आदि। इन सब चीज़ों को हम प्रदर्शित करने के लिए एक फैक्टर का यूज़ करेंगे जिसे कहते हैं n फैक्टर। इसकी सहायता से हम तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH 500 ml में घुला है, में 500 ग्राम वाटर ले लो, जल में विलेय है या घुला है, एक ही बात है। तो प्राप्त, अब इससे क्या प्राप्त हो जाएगा? एक विलयन। इसमें NaOH क्या है? विलेय है, और वाटर विलायक है। दोनों को मिलाने से क्या मिला? विलयन। तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता या सांद्रता, नॉर्मलता की टर्म में ज्ञात करो। ये कोई हमारा क्वेश्चन दे दिया। अब आप इसको कैसे करेंगे? इसे करने के लिए देखिए हमें क्या दे रखा है, ये 40 ग्राम NaOH की मात्रा दी है, ये दे दी है मात्रा NaOH की। कितनी? 40 ग्राम। हमें पता है इसका अणुभार कितना है NaOH का, m। NaOH का अणुभार कितना होता है?
Na का 23 होता है, O का 16 होता है, H का 1 होता है, तो 17 और 23 40, 40 इसका NaOH आ गया। अब नॉर्मलता के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरी है? नॉर्मलता के लिए हमें ग्राम तुल्यांक और विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन दिया हुआ है, हमारे पास है 500 ml। चलिए, तो V इक्वल्स टू 500 मिली हमें लीटर में लेना है, तो 0.5 लीटर हो गया, विलयन का आ गया। अब हमें लेने हैं इसके ग्राम तुल्यांक, और ग्राम तुल्यांक बनाने के लिए भार बटे तुल्यांक की भार, भार को तुल्यांक की भार से भाग करना होगा। भार भी हमारे पास है 40 ग्राम। अब चीज़ आती है निकालने की तुल्यांक की भार। तुल्यांक की भार निकालने के लिए हम मात्रा बटे एन फैक्टर। अब एन फैक्टर कैसे ज्ञात करोगे? पदार्थ जो हमें दिया हुआ है वो है NaOH, और NaOH क्या होता है? क्षार या बेस। तो क्षार की हमें क्या देखनी पड़ेगी एन फैक्टर में? ये देखिए, क्षार की अम्लीयता। और अम्लीयता किसे कहेंगे? अम्लीय का मतलब है किसी भी क्षार में प्रतिस्थापनीय OH आयनों की संख्या। जैसे NaOH में एक OH है, तो इसकी क्षारकता 1 हो गई, NaOH की क्षारकता 1 हो गई। तो NaOH का पहले तुल्यांक की भार लिख लें हम, क्या आएगा? NaOH का तुल्यांक की भार आएगा W/E। NaOH का भार बटे एन फैक्टर, सॉरी ई नहीं, ई तो निकाल ही रहे हैं, W/N फैक्टर। और W है हमारे पास 40, एन फैक्टर आया 1, तो तुल्यांक की भार भी इसका आ गया 40। अब हमारे पास तुल्यांक की भार भी है, हमारे पास आयतन भी है, हमारे पास वेट भी है। ठीक है, अब इसकी नॉर्मलता वाला फॉर्मूले में रख दो। नॉर्मलता इज इक्वल्स टू क्या होता है? नॉर्मलता का फॉर्मूला विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और ग्राम तुल्यांक किसे कहेंगे हम? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी वेट W अपॉन इक्विवेलेंट वेट का मतलब E, तो W अपॉन E बन गया। और क्या कहेंगे? ग्राम तुल्यांक बटे आयतन इंटू V काय में लेंगे? लीटर में। तो ये इसका नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बन जाता है, W अपॉन E इंटू V लीटर में है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर दें। W की थी 40 ग्राम, 40 बटे E, तुल्यांक की भार भी हमारा आया था 40, ये रहा तुल्यांक की भार, ये रहे 40। W हमने ये लिखा था 40 ग्राम, और V 0.5, तो गुणा 0.5 कितना आ गया? 40 बटे, ये जीरो कट गया, डेसिमल हट गया, 4 पंजे 20, तो 20 दूनी 40। तो इस विलयन की नॉर्मेलिटी 2 हो गई। ऐसे विलयन की नॉर्मलता 2 हो गई, जिसमें आधे लीटर में 40 ग्राम घुला है। अब देखिए, परिभाषा हमने क्या लिखी थी नॉर्मलता की? किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक 500 मिली में 40 ग्राम घुला है, तो 1 लीटर में कितना घुल जाता है? ये 80 ग्राम की जब ग्राम तुल्यांक निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 80 बटे ग्राम तुल्यांक के लिए क्या करेंगे? 80 बटे तुल्यांक की भार, और तुल्यांक की भार हमने निकाला था अभी, कितना आता है इसका? तुल्यांक की भार 40 आता है, तो 80 बटे 40 गुणा V 1 लीटर हो गया। इस तरह हम इसका नॉर्मलिटी निकाल लेते हैं। तो उसमें भी कितनी आती है? 80 बटे 40 का मतलब 40 दूनी 80, 2n। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि चाहे विलयन की मात्रा, आयतन कम हो या ज़्यादा हो, नॉर्मेलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बूंद की नॉर्मलता भी उतनी होगी किसी विलयन की जितनी उसकी एक ड्रम की या 1 लीटर की होगी।
अब एक इसमें संबंध आता है नॉर्मेलिटी और सांद्रता में, स्ट्रेंथ में संबंध। इसे भी देख लेते हैं चलते चलते। अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था नॉर्मलता का, तो नॉर्मलता बराबर भार बटे तुल्यांकी भार गुणा आयतन लीटर में, या भार बटे तुल्यांकी भार इंटू आयतन मिली में, और ऊपर आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई। ये इसका फॉर्मूला था नॉर्मलिटी का। सांद्रता का या एस का कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था? W/V इन लीटर या ml। वही ml हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, लीटर हो तो सीधा सीधा। तो अगर हम W/V की जगह E रख दें, ये इस फॉर्मूले में W/V की जगह E रख दें हम, तो सीधा सीधा नॉर्मलता इज इक्वल्स टू S/E आ जाता है। अभी हम 1000 को एक तरफ कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों के बीच संबंध देख रहे हैं। S तो या S इज इक्वल्स टू NE, तो सांद्रता बराबर नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार, ये इसमें संबंध हो गया। एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली है कि नॉर्मलता टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है, क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम आ रहा है और टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम या आयतन बढ़ता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन और नॉर्मलता एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं या व्युत्क्रमानुपाती हैं। इसलिए नॉर्मलता की वैल्यू घट जाएगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। ये हमारी टर्म थी नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता। ये संबंध हो गया सांद्रता और नॉर्मलता में। एक संबंध हम पढ़ लेते हैं मोलरता और नॉर्मलता में। किस किस के बीच संबंध है? मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। इन दोनों के बीच भी हमें न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी संबंध की, तो इसको भी एक बार देख लें। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है कि मोलरता बराबर, मोलरता किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ के W/M मतलब मोलों की संख्या, काय में इंटू V, और V किस में लेंगे? लीटर में। 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। तो ये मोलरता का फॉर्मूला है। इसे हम सिंप्लीफाई कर दें तो क्या आ जाएगा? M को अगर इधर ले जाएं तो क्या बन गया? जो M इंटू स्मॉल m, कैपिटल M तो मोलरता है, स्मॉल m विलेय का अणुभार है। तो M इंटू M इज इक्वल्स टू स्मॉल W/V, और स्मॉल W/V क्या होता है? ये होता है S, कंसंट्रेशन, सांद्रता। तो सीधा सीधा फॉर्मूला आया कि M इंटू M इज इक्वल्स टू S। ये और नॉर्मलता की टर्म में हमने देखा था अभी पीछे कि S इज इक्वल्स टू होता है NE। तो अगर S की जगह NE रख दें तो M इंटू M इज इक्वल्स टू N इंटू E आ गया। अब N को इधर ले आए, मान लीजिए N को हम ले आए इधर, या N को उधर ही रहने दें, E को इधर ले आए, किसी एक काम को कर लो। तो N बराबर क्या हो जाएगा? M इंटू M अपॉन E, ठीक है ना। नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा अणुभार बटे तुल्यांकी भार। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, हमने तुल्यांकी भार वाली परिभाषा में पढ़ा था अणुभार बटे तुल्यांकी भार, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा एन फैक्टर। ये महत्वपूर्ण संबंध आ गया है नॉर्मलता और मोलरता में। M इज इक्वल्स टू N इंटू NF। मोलरता बराबर, सॉरी, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा क्षारकता, अम्लीयता, जो भी
सब्सटेंस उसके हिसाब से। ये हुआ ये। अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारी कंसंट्रेशन टर्म, वो है मोलैलिटी या मोललता। मोलैलिटी या मोललता। ये इसको वैसे तो हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन चूंकि स्मॉल एम से ही हम अणुभार को भी दर्शाते हैं विलेय के, इसलिए धोखा ना लगे हमें, हम डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम इसे मोललता के रूप में यूज करेंगे। अब मोललता की परिभाषा, किसी भी अब तक हमने जो परिभाषा नॉर्मलता या सांद्रता इनकी देखी थी वो विलियन के 1 लीटर में थी। मोललता ऐसी चीज है जो विलायक से आइडेंटिफाई होती है। तो किसी भी विलायक के 1 किलोग्राम में, इसमें हम क्या लेंगे विलायक, और उसका कितना 1 kg, 1 किलोग्राम विलायक में जितने भी विलेय के मोल, मोल किसके विलेय के, विलेय के मोलों की संख्या, उसको हम कह देंगे मोललता। तो किसी भी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। तो मोललता का फॉर्मूला आ गया मोललता। जैसा कि मैंने बताया, इसको हम स्मॉल एम से भी करते हैं। तो मोललता का फॉर्मूला आ गया विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलेय के मोलों की संख्या आ गई, बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में, विलायक की मात्रा किलोग्राम में। अब मोल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, भार बटे अणुभार से। अगर विलेय की मात्रा W है, स्मॉल w, अणुभार m है, तो भार बटे अणुभार का मतलब W/m, और विलायक की कैपिटल W है, ये काय में है kg में, फिर वही ग्राम होगा तो ऊपर 1000 कर देंगे। तो फॉर्मूला आ गया मोललता बराबर स्मॉल w, मतलब विलेय का द्रव्यमान, बटे स्मॉल m विलेय का अणुभार, इंटू कैपिटल W यानी विलायक की मात्रा किलोग्राम में। अब इसमें कहीं भी वॉल्यूम नहीं आया, वॉल्यूम टर्म इसमें कहीं नहीं आई, इसलिए इसमें विशेष ध्यान रखना है कि ये ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पर या ताप पर निर्भर नहीं करती। ये थी मोलरता। अब चलते चलते मोलरता, मोलैरिटी, इसको जरा इधर कर लो, मोलैरिटी और मोललता, मोलैलिटी, इन दोनों में संबंध, इन दोनों में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, इसको भी करें। देखिए मोलरता m, चलो हम इसे मोलरता भी लिख लेंगे ताकि ध्यान रहे। इसका हमारे पास फॉर्मूला आया है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू वी, ये वी लीटर में है। दूसरा मोललता, मोललता यानी स्मॉल m वाला, इसका फॉर्मूला आया है मोललता का, ये W/m इंटू वी। अब आप अंतर देखिए, थोड़ा सा अंतर है, सॉरी वी नहीं आएगा यहाँ, मोललता है ना ये m, थोड़ा सा अंतर है कि मोलरता में तो मोलों की संख्या 1 लीटर में, और मोललता में मोलों की संख्या 1 किलोग्राम विलायक में। तो इसी से हम दोनों का संबंध ज्ञात कर लेंगे बस। अब अगर हम मोलरता अपॉन मोललता कर दें, मोललता ये कर दें, दोनों की वैल्यू रखो। मोलरता की वैल्यू है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू वी। मोललता की है कैपिटल W, ये नीचे आएगा तो इंटू यूरिया कैपिटल W स्मॉल w,
और अपॉन m इंटू एम, ये इसका नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, इंटू m इंटू कैपिटल M। अब ये देखिए स्मॉल w से स्मॉल w, स्मॉल m से स्मॉल m, तो क्या बचा यहाँ कैपिटल M अपॉन v, यानी मोलरता बटे मोलरता बराबर कैपिटल M क्या है, विलायक की मात्रा या विलायक का द्रव्यमान, काय में है kg में, बटे विलायक का द्रव्यमान है बटे विलयन का आयतन, और ये काय में है, ये लीटर में है। ये केजी में लेंगे और इसको लीटर में लेंगे, ये इस दोनों में संबंध आ गया। अब हमारी एक लास्ट टर्म बचती है मोल प्रभाज। तो अब हमारी अंतिम जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोल प्रभाज, या इसे हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। इसी को हिंदी में दूसरा कहते हैं मोल अंश, मोल अंश, ये भी मोल प्रभाज का ही दूसरा नाम है। तो मोल प्रभाज का मतलब है किसी भी विलयन में, अब विलयन के दो अवयव हैं, विलेय और विलायक, तो विलयन में उपस्थित किसी अवयव के, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोल, यानी विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या, इस अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। अब इसको आप ऐसे समझें, मान लीजिए माना विलेय के मोल, विलेय के मोल स्मॉल n है, विलायक के मोल कैपिटल N है, विलायक के मोल हैं कैपिटल N, तो कुल मोल कितने हो गए, कुल मोल ये हो गए n प्लस n। अब मोल प्रभाज क्या है, किसी भी एक अवयव के मोल बटे कुल मोलों की संख्या। तो अगर हम निकालें विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज मतलब इसको हम मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित करते हैं, ये भी ध्यान दें, x से प्रदर्शित करेंगे। तो विलेय का मोल प्रभाज x ऑफ सोल्यूट या विलेय बराबर क्या आ जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, ऊपर हम उसी के मोल लिखेंगे जिसका हम मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं, और नीचे विलयन के लिखेंगे या कुल मोल लिखेंगे। तो विलेय के कितने हैं, स्मॉल n, तो ऊपर स्मॉल n बटे विलयन के कितने हैं, विलेय प्लस विलायक यानी कुल मोल, तो n अपॉन n प्लस n, ये आ गया विलेय का मोल प्रभाज। इसकी जगह अगर हम विलायक का निकालना चाहें कि भैया विलायक का मोल प्रभाज बताना है हमें, तो x और यहाँ लिख देंगे विलायक, मोल प्रभाज ऑफ सॉल्वेंट विलायक इज इक्वल्स टू, अब विलायक की मात्रा और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N, तो ऊपर आपका कैपिटल N लिखेंगे और नीचे कुल मोल n प्लस n, ये इसे कहते हैं हम मोल प्रभाज। एक चीज और समझ लो इसमें, बस खत्म हो गया, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं। वो क्या है समझने की चीज, कि हमें पता है मोल इज इक्वल्स टू W अपॉन M, पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार। तो विलेय की मात्रा को हमने रिप्रेजेंट करा स्मॉल n से, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल W अपॉन स्मॉल m। विलायक को करा कैपिटल N से, तो इसे हम दिखा दें कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ये तो फॉर्मूला क्या बन सकता है, मान लीजिए मोल नहीं दिए, पदार्थ की मात्रा दे दी सवाल में, मोल प्रभाज पूछ लिया, तो भैया इसका ही पता होना चाहिए। स्मॉल n की जगह हम लिख देंगे कैपिटल W अपॉन कैपिटल M अपॉन
सॉरी स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इस n की जगह, और कैपिटल N की जगह कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, ऐसे ही इसमें कर देंगे। यहाँ ऊपर की साइड कैपिटल W अपॉन कैपिटल M स्मॉल वाला प्लस कैपिटल वाला, ये इस तरह हम इसका वेट की फॉर्म में निकाल लेंगे ये। अब एक चीज़ आपको और बता दें ध्यान रखने वाली, किसी भी विलयन में चाहे कितने भी अवयव हों, कुल मोल फ्रैक्शन यानी जितने भी अवयव हैं विलेय, भाई विलेय तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, विलेय 1 विलेय 2 कुछ भी हो सकता है, विलेय प्लस विलायक, इन दोनों के मोल प्रभाज का योग हमेशा 1 होगा, कभी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए अगर हमें किसी एक का हमने मोल प्रभाज निकाल लिया तो दूसरे का निकालने के लिए एक में से घटा देंगे, दैट्स ऑल। जो दूसरी चीज़ और ध्यान रखनी है, मोल प्रभाज की टर्म में कहीं भी वॉल्यूम नहीं आया, इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट राशि नहीं है, ये ताप पर निर्भर नहीं करता मोल प्रभाज। तो इस तरह हमारी कंसंट्रेशन टर्म आज पूरी हो गई हैं। इनमें से केवल 2 ही टर्म ऐसी हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, एक तो ये वाली मोल फ्रैक्शन और एक मोललता। बाकी अधिकतर जो टर्म्स हैं वो टेम्परेचर पर निर्भर करती हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनकी वैल्यू घट या बढ़ जाती है। इसलिए सांद्रता नापने की सबसे अच्छी विधियाँ इन्हीं दोनों को माना जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ विधियाँ कौन सी हैं, तो मोलरता और मोललता और मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाज, ये सब श्रेष्ठ विधियाँ हैं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अभी तक संतुष्ट नहीं हूँ आप लोगों के सब्सक्राइब करने की स्पीड से। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। घर पर रहें, कोरोना काल चल रहा है, सेफ रहें। धन्यवाद।